हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। नमस्कार जी, हमारा नाम बायो अमन है और स्वागत करते हैं इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। वीडियो का थंबनेल देख करके पता चल गया होगा आपको कि हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है कौन सा, जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। और यदि आप अभी नए बच्चे हैं और ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं ना, तो पूरी प्लेलिस्ट पर क्लास 12th की बायोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए सभी वीडियोस हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपको प्यारे बच्चों NCERT बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो NCERT बायोलॉजी पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका फ़ायदा होगा ही, और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ ही जब आप आगे जा कर के नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ बहुत अधिक फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे देखो, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, जितने भी चैप्टर है ना, जीवों में जनन, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य है ना, जितने भी क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर है ना, उन सभी के वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे और वो जगह है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, एक धमाकेदार शायरी सुना देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए भाई सुनिएगा, पकड़िएगा भाई ध्यान से। ठीक, चलिए देखो प्यारे बच्चे, अपने आप को कहते हैं कि खुद को इतना काबिल बना लो, कि खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई यह ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। ठीक है, मेरे बिना तेरा क्या होगा। इसलिए खुद पर काम करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि भाई मतलब किसी के उसकी नाम की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, कोई आपको ये चीज़ कह भी ना पाए कभी भी। तो बच्चे चलो कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, देखो क्या है कि मेरे पास जो बच्चे सच में पढ़ने आते हैं वो सच में ही पढ़ने आते हैं। ठीक है, और वो सच में पढ़ाकू विमान टाइप के होते हैं, है ना, और वो लोग पढ़ने आते हैं जैसे आप लोग हैं। ठीक है, चलिए तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। बच्चे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प को पैदा करता है। कौन है? पहला है बांस, दूसरा आम, तीसरा लीची, चौथा जामुन। तो बच्चे हमको पता है कि जो आम होता है ना, हम उसे हर साल खाते हैं भाई, हर साल उसमें पुष्प आते हैं। लीची भी हमें प्रतिवर्ष मिलती है और जामुन भी हमें प्रतिवर्ष मिलती है। ठीक है, लेकिन जो बांस होता है, ठीक है, जो बांस का पौधा होता है वो साल में, ठीक है, मतलब क्या बोलता है कि ये केवल अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने पूरे जितना इसका लाइफ ड्यूरेशन है उसमें पूरे में ये प्यारे बच्चे ये केवल एक बार ही पुष्प को पैदा करता है। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र की बात बच्चे किया जा रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात किया जा रहा है। ठीक है, मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इन सभी में होता है। ठीक है, तो देखो ये जो ऋतुस्राव होता है किसमें होता है, ये मादा में होता है। ठीक है, फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल में। तो बच्चे यदि मनुष्य की फीमेल है, आपको पता है, ठीक है, मनुष्य की जो फीमेल है, ठीक है, मादाएं हैं मनुष्य की, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है। जब मानव जनन पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ना होता है। बंदर में भी फीमेल होती है ना, उसमें भी होता है। चिंपैंजी में भी फीमेल होती है ना, उसमें भी ऋतुस्राव होता है, आर्तव चक्र जिसको बोलते हैं। तो इन सभी में, ठीक है, 2 का प्यारे बच्चों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मानव के युग्मकों यानी कि गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव के गैमीट्स के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। देखो गैमीट पूछ रहा है, मान लेते हैं ये ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पूछोगे कौन कौन से, तो हमने बोला एक हमारे पास मेल है, नर है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास फीमेल है। बोले ठीक भैया,
मैंने फिर बोला आपसे कि मेल के पास से मिलता है मेल गैमीट, नर युग्मक, मेल गैमीट, और फीमेल के पास से मिलता है क्या, वो मिलता है फीमेल गैमीट। ठीक है, जो मेल गैमीट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं अपन लोग स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग ओवम। ठीक है, जिसको बोलते हैं अंडाणु। तो मेरे को बताइए ये मेल में कितने गुणसूत्र हैं, 36 क्रोमोसोम। ठीक है, सॉरी 36 नहीं, 46 क्रोमोसोम। बताते भी नहीं है। फीमेल में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। लेकिन ये जो गैमीट बन रहे हैं इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, यन होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये 2 यन होते हैं। इसमें भी आधे गुणसूत्र होंगे, यन होंगे, यानी कि 23 होंगे। तो ओवम में 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। तो पूछ रहा है कि मानव के जो युग्मक बनते हैं, जो गैमीट बनते हैं, वो चाहे मेल गैमीट हो या फिर आपका फीमेल गैमीट हो, उसमें गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, 21, 23, 44, 46। तो वो होगा 23। ठीक है, क्योंकि 46 तो ह्यूमन के अंदर टोटल गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, डन। और जो युग्मक बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो युग्मक बने हैं, मेल गैमीट जो बना है, यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है, कौन सा डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है, यहाँ पर जो विभाजन हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस यानी कि उसको अर्धसूत्री बोलते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। डन। चलिए, तो 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है, यानी कि ओविपोरस प्राणी कौन है, अंड प्रजक। ठीक है, जो अंडा देता हो आपका। भाई इसका जवाब तो मेरे को लगता है सब बता देंगे। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। भाई मुर्गी तो अंडा देती है ना, मुर्गी अंडा देती है ना भाई। अंडे तो तुम लोग खाते होगे, है ना, कुछ लोग नहीं खाते होंगे। सांप भी अंडा देता है, ये भी आपको पता है कि भाई सांप भी क्या देता है, अंडा देता है। मगरमच्छ का डाउट रहता है ना भाई, है ना, क्या रहता है, मगरमच्छ का डाउट रहता है ना कि यार मगरमच्छ देता है कि नहीं देता। एक मन कहता है कि यार लगता है देता है, दूसरा बोलता है लगता है नहीं देता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन मगरमच्छ भी प्यारे बच्चे अंडा देता है, यानी कि मगरमच्छ जो होता है, ठीक है, वो भी आपका ओविपोरस प्राणी होता है। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। देखो निषेचन क्या होते हैं, सबसे पहले इसे समझ लो, निषेचन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर देंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, और बाकी जितने कॉन्सेप्ट आपके और बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के तो देखेंगे ही, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी। ये स्पर्म बना, ये ओवम बना, गैमेट बने। अब ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे, ठीक है, और इन्हीं के मिलने की क्रिया से एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, और इनके मिलने की क्रिया ही प्यारे बच्चे फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहलाती है। ठीक है, इनके मिलने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, निषेचन। तो निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है शरीर के अंदर निषेचन। कौन सा, एक ऐसा निषेचन होता है जो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अंतः निषेचन, और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं अंतः निषेचन, ठीक है, और दूसरा होता है शरीर के बाहर जिसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन आपका मेढक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मेढक, नर मेढक अपने नर युग्मक को जल में छोड़ देता है, और वहीं पर मादा मेढक आती है, वो भी अपने मादा युग्मक को जल में छोड़ देती है। दोनों आपस में जल में मिल करके ही टैडपोल बना लेते हैं, लार्वा अवस्था बना लेते हैं। ठीक है, अंतः निषेचन को बोलते हैं इनर फर्टिलाइजेशन। इनर फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये निषेचन में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही। बाह्य निषेचन, इसको बोलते हैं आउटर फर्टिलाइजेशन।
क्या बोलते हैं, आउटर फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की होने वाली क्रिया, दैट्स कॉल्ड आउटर फर्टिलाइजेशन। डन। अब इधर देखो, बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक जनन, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों अनिषेक जनन भी नहीं होगा। तो जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जैसे बाह्य निषेचन हम आपको एग्जाम्पल बताते फ्रॉग में, ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो क्या होगा, ये बाह्य निषेचन होगा, बाह्य निषेचन, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और जो अंतः निषेचन होता है, ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल आप इसका क्या है, मनुष्य है, ठीक है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब इनके अंदर होता है इनर फर्टिलाइजेशन। डन, क्लियर है भाई, ये टॉपिक क्लियर, फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। निषेचन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मेल गैमीट आपस में मिलता है ना, और आपका फीमेल गैमीट भी आपस में मिलता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं, और इसी घटना को बोलते हैं निषेचन। ठीक है। अगर देखा जाए ह्यूमन में निषेचन कहाँ पर होता है, तो मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण, पहला जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा। युग्मक के स्थानांतरण, युग्मक क्या है, गैमीट। ठीक है। ये जो गैमीट हैं ये कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। तो जो गैमीट होता है, क्या होता है, जो गैमीट होता है वो जल के द्वारा भी ट्रांसफर हो रहा है, हवा चली उसके द्वारा भी हो गया, और वायु के द्वारा भी हो गया। ठीक है। तो ये मतलब इनमें से सभी जवाब सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ, वो हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर हो रही है, बॉडी के, शरीर के कहां भाग पर, आउटसाइड, बाहरी भाग पर। मेढक, हिरण, मनुष्य, घोंघा, तो भाई घोंघा में भी अंदर ही होता है, मनुष्य में भी अंदर, हिरण का बच्चा भी शरीर के अंदर ही रहता है, बट मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, फ्रॉग में, यानी कि मेढक में पाया जाता है, क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है, जल माध्यम से। ठीक है। यानी कि इसमें निषेचन किससे होगा, जल के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा। पहला शैवाल, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इन सभी का। ठीक है। तो देखो, शैवाल हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, इन सभी में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही होती है वो किसके द्वारा हो रही होती है, वो वाटर के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा बच्चे, ये वाटर के द्वारा इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वाटर के द्वारा। डन। तो इस पर सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी का। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप है। ठीक है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप आपसे पूछ रहे, पहला पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। अरे यार, बिल्कुल बुद्धू सा क्वेश्चन है, क्या, पपीता। पपीता कैसा पादप है, उभयलिंगी पादप है। ठीक है। उभयलिंगी पादप कौन है, वो आपका पपीता है, ध्यान रखियो भाई। अगला क्वेश्चन, अगयव में वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है। जो अगयव होता है इसमें वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा, शकर के द्वारा, स्टोलन के द्वारा, राइजोम के द्वारा। राइजोम के द्वारा नहीं होता बच्चे, स्टोलम के द्वारा भी नहीं, शकर के द्वारा भी नहीं, बुलबिल के द्वारा होता है, क्या, अगयव में वर्धी प्रजनन। तो अगयव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है बुलबिल के द्वारा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखो भाई, कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। पहला जोक, भाई ये तो उभयलिंगी होती है। केचुआ, ये भी उभयलिंगी होता है। फीताकृमी, ये भी उभयलिंगी होता है। लेकिन जो घरेलू मक्खी होता है ना, ये उभयलिंगी नहीं होता है। क्या होता है, घरेलू मक्खी, प्यारे बच्चे, उभयलिंगी नहीं होता है। डन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो, इन वायो, ए और बी, और इनमें से दोनों। देखो,
शरीर के बाहर यदि निषेचन हो रहा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो निषेचन कहाँ हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में जैसे करवाया गया। ठीक है, मनुष्य का नर युग्मक मादा युग्मक को लैब में मिलाया गया, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? लैब में हो रहा है। ठीक है, डन। चलिए, जब नर और मादा गैमीट के युग्म जो है में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है ना? नर गैमीट और मादा गैमीट। मान लेते हैं ये नर गैमीट है, ये मादा गैमीट है। तो बच्चे जब नर गैमीट और मादा गैमीट आपस में मिलेंगे, युग्मनज होगा, तो क्या होगा? जाइगोट कहलाएगा, बनेगा जाइगोट, और ये क्रिया कहलाएगी निषेचन। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वर्धी जनन, मुकुलन। तो भाई देखो, मुकुलन नहीं कहलाएगी, वर्धी जनन नहीं कहलाएगी, अलैंगिक जनन भी नहीं कहलाएगी। ये जो क्रिया है ये कहलाएगी आपकी क्या? ये आपकी कहलाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? तो जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध चक्र जिसको बोलते हैं ऑस्टस साइकिल पाई जाती है। ठीक है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। तो भाई जो मध चक्र होता है, ठीक है, मध चक्र यानी कि जो ऑस्टस साइकिल होता है वो इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, जो मध चक्र यानी कि ऑस्टस साइकिल होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा? इन सभी में प्यारे बच्चे मध चक्र यानी कि ऑस्टस साइकिल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन की क्रिया होती है कैसे? बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। हे भाई, बोल रहे जल में होता है क्या? हवा में होता है क्या? तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन ही होता है, निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद का चैप्टर, जीवों में जनन के बाद का चैप्टर है कौन सा? वो है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और अगर नहीं देखे हैं ना वीडियो तो वहां पर जा करके देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन नई एनसीईआरटी में क्या किया गया है? नई एनसीईआरटी में इस चैप्टर को कट करके हटा दिया गया है। ठीक है, कौन सा? जीवों में जनन को, जो एक चैप्टर है ना जीवों में जनन, इसको काट दिया गया है। ठीक है ना? लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, और इस चैप्टर का जो वीडियो है वो प्यारे बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करें। ठीक है, तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ पर होता है? तो वो होता है बच्चे आंतरिक। क्या होगा? आंतरिक। यही जवाब सही होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, सल्क कंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है। ठीक है, अदरक, दूब घास, प्याज और आलू। ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है भाई? प्याज। प्याज ही ना बनाता है, बताओ ना, प्याज ही तो एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है भाई। ठीक है, ठीक है, तो जो सल्क कंद होता है बल्ब का उदाहरण क्या है? वो है आपका प्याज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वासीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं, क्या होते हैं? जो स्तनधारी होते हैं उनका जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नली में होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फैलोपियन। ठीक है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन बच्चे किस में पाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इन सभी में। ठीक है, अनिषेक जनन यदि आप नहीं देखे हैं ना तो पार्थिनोजेनेसिस आप लोग लिखेंगे, अनिषेक जनन बाई बायो अमन, लास्ट में ये बाई
बायो अमन लिख देंगे ना तो वहां पर आपको प्यारे बच्चे हमारा वीडियो मिल जाएगा और आप उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है, कि अनिषेक जनन क्या होता है, ठीक है। तो जो अनिषेक जनन होता है इन सभी में पाया जाता है प्राकृतिक अनिषेक जनन, ठीक है। चलिए अनिषेक जनन यार मधुमक्खी में पाया जाता है, ये मेरे को मधुमक्खी लग रहा है भाई, ठीक है, मधुमक्खी है ना, उसी में, क्योंकि रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी बिना निषेचन के ही ड्रोन का निर्माण कर देती है, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन मतलब जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डुअल फर्टिलाइजेशन से एक भ्रूण बनता है और दूसरा भ्रूण पोष बनता है। डुअल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, तो वो हो रहा है जो है एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में, जिसको बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं उसको भ्रूण कोश में। कहाँ पर, भ्रूण कोश में। पहला ऑप्शन है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण, ठीक है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, डुअल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है, तो वो होता है आपका भ्रूणपोष, ठीक है। पहली बार जो निषेचन होता है वो अंड कोशिका से मिल करके युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाता है, और जो दूसरी बार निषेचन होता है वो भ्रूणपोष बनाता है, और इस भ्रूणपोष को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पोषण प्रदान, पोषण मतलब खाना पीना देता है, किसको देता है, वो देता है एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को वो क्या करता है, पोषण यानी कि खाना पीना देता है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे गए हैं, ठीक है। पहला है स्पोरोफाइट, थैलोफाइट, क्रिप्टोगैमस, ब्रायोफाइट, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्रिप्टोगैमस में इन सभी पौधों को रखा गया है। किसमें रखा गया है, क्रिप्टोगैमस में, ठीक है, फिनेरोगैमस में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, ये परिवर्तन, ठीक है, ये परिवर्तन जो लार्वा, ठीक है, को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस, ठीक है। तो देखो ये जो कहलाता है ये क्रिया कहलाती है बच्चे कायांतरण, क्या कहलाती है, कायांतरण। जैसे देखो ये मेढक का लार्वा और मछली का लार्वा दोनों को अगर साथ में रख दिया जाए ना तो आप पहचान नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कौन सा लार्वा मेढक का है, कौन सा लार्वा मछली का। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बड़ा होगा, धीरे से कुछ बड़ा हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मछली जैसा दिखने लगा, अरे यार ये तो मेढक का टैडपोल दिखने लगा भाई, है। बड़ा होगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कायांतरण, क्या कहलाएगी बच्चे, कायांतरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, भ्रूण कोश में N, 2N, 3N, A और B, ठीक है। तो जो भ्रूण कोश होता है, कौन सा, भ्रूण कोश की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है एंडोस्पर्म की, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में सबसे पहले 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और एक कोशिका नरयुग्मक वाला जाके मिलता है, ठीक है। तो इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए, इसमें हो गए 3N, क्या हो गए, 3N हो गए, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ये जो है सी नंबर, 22 का सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, जब संतति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या, कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती तब ये कहलाता है, हैं? संतति की उत्पन्न सिर्फ एकल जनक, एक जनक है, ये हमारे चाचा जी हैं, अमीबा है ना, क्या है, अमीबा, अमीबा। और इन अमीबा का उत्पन्न ये 2 अमीबा बन गए, है ना, सिर्फ एकल जनक से, ठीक है। ये क्या है, अमीबा क्या है, ये एकल जनक है, नर मादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एकल जनक से जब संतति का निर्माण होता है तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, किसने क्या किया, इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, क्या किया, इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, यानी कि
इसने अलैंगिक जनन किया। ठीक है, क्या किया? अलैंगिक जनन किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणकोष बनाता है? अनिषेच अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल सेल, द्वितीयक कोशिका। अनिषेचित अंड जो होता है वो नहीं बनाता है, सहायक कोशिका नहीं, एंटीपोडल सेल तो नष्ट ही हो जाती है, वो बनाती है द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक कहाँ पर होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी का जो शुक्राणु होता है उसके मध्य भाग में, ठीक है, यानी कि बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, माइट्रोकांड्रिया, सेंट्रियोल। तो वो पाया जाता है मेरे बच्चे, माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है उसके मध्य भाग पर। क्या पाया जाता है? माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? कौन सा? चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है क्या? उसको बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? चिरेप्टेरोफिली बोलते हैं। चमगादड़ से अगर कोई परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, दैट्स कॉल्ड चिरेप्टेरोफिली। ठीक है, क्या? चिरेप्टेरोफिली। अगला क्वेश्चन, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? जनक के समान जीव प्राप्त होता है, उस जीव को कहते हैं क्या? क्लोन। ठीक है, जो बिल्कुल हूबहू हो। ठीक है, तो जनक समान जीव किससे प्राप्त हो सकता है? बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। तो भाई साहब वो प्राप्त होता है किससे? तो वो प्राप्त होता है सिर्फ और सिर्फ विखंडन विधि से। ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो आपकी अलैंगिक जनन होती है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड। तो अमीबा यही तो कर रहा है, तभी ये दोनों अमीबा कैसे दिखते हैं? एक समान दिखते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता है बच्चे? तो वो कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। ठीक है, डन। चलो, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन मतलब ये दो बराबर बराबर भागों में टूट गया। ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में। तो भाई जलकुंभी में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम में द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, ये देखो, एक अमीबा था, ये दो अमीबा में टूट गया, एक और दो। ठीक है, एक था, दो में टूट गया। ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया? इसमें द्विविखंडन पाया गया। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन जिसको बोलते हैं बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? ठीक है, मुकुलन के द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा जनन की क्रिया किसमें होती है? पहला, ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में। किसमें किसमें? ईस्ट में, म्यूकस में, पाइनस में कि फर्न में? किसमें होता है? ठीक है, बडिंग की क्रिया। ठीक है, बडिंग, बडिंग मतलब समझ रहे हो ना, शरीर से बड निकल रहे होते हैं। क्या निकलते हैं? शरीर से बड निकलते हैं, तो वो होता है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? उसके बॉडी से बड निकलते हैं और वही बड आगे जा करके एक नया जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जो ईस्ट के शरीर के अंदर से जो बड निकलते हैं ना, वही बड बच्चे आगे जाते हैं और एक नया जीव का, ठीक है, निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन जो होता है वो मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? बड निकलते हैं तो बडिंग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, बडिंग प्रोसेस के द्वारा, बडिंग प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, विखंडीकरण, परागण, इन सभी के द्वारा। गलत गलत गलत। जो बडिंग प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना, जो बच्चे, जो बडिंग प्रोसेस होता है ना, बडिंग प्रोसेस पार्ट होता है किसका? वो पार्ट होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन का पार्ट होता है। कौन? तो अलैंगिक जनन का पार्ट होता है आपका कौन? तो वो पार्ट होता है बडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बडिंग प्रोसेस किसका पार्ट होता है? तो बडिंग प्रोसेस पार्ट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन का। ठीक है, अलैंगिक जनन का। तो शरीर से बड निकलते हैं और वही बड आगे जाकर के एक नया जीव, है ना, एक नया जीव बना देते हैं। भाई मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक जीव है। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटा सा बड निकला। क्या निकला? छोटा सा बड निकल रहा है शरीर से, फिर ये शरीर से अलग हुआ। ठीक है, अलग होकर के ये यहाँ गिरा और धीरे धीरे करके ये देखो एक जीव का निर्माण कर लिया। ठीक है, इस तरह भाई। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए,
युग्मक सामान्यतः यन किस प्रकार के होते हैं? जो युग्मक पूछ रहा है, युग्मक जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं अपुल्लो गैमीट। ठीक है, तो गैमीट किस प्रकार के होते हैं? तो हमें पता है गैमीट तो होते हैं यन। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं अगुणित तो होते हैं। यन कैसे होते हैं? अगुणित, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड होते हैं भाई, हैप्लॉइड। ठीक है, जैसे आप अगर मेल हैं, नर हैं, तो आपके अंदर नर युग्मक बनेगा, शुक्राणु बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भाई कैसे होते हैं, तो इसका सही आंसर है हैप्लॉइड होते हैं। देख लो, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड तो नहीं होते, पॉलीप्लॉइड नहीं होते, नलप्लॉइड नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? एक गुणक होता है सिर्फ। ठीक है, हैप्लॉइड होता है, यन होता है। क्या होता है? यन होता है बच्चे। ठीक है, यन, वो चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो। ध्यान से सुनना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों यन होंगे, लेकिन जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर देंगे, मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होगी, तब वो 2n हो जाएगा। ठीक है, युग्मनज कैसा होगा? जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट, जाइगोट होगा 2n। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट कैसा होता है बच्चे? तो जाइगोट होता है आपका डिप्लॉइड। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा? तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होता है? ठीक है, पूछ रहा है कि भाई निम्न में से किस में जो पादपकाय होता है वो अगुणित होता है? ठीक है, तो शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटा में, तो इन सभी में प्यारे बच्चे जो पादपकाय होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो भाई जो अदरक होता है, ठीक है, अदरक, अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें राइजोम निकलता है, जड़ निकलता है, ट्यूबर निकलता है, बल्ब निकलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जो अदरक होता है ना उसमें राइजोम निकलता है। ठीक है, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी से क्या होता है? अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल सॉरी कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की क्रिया होती है। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण होता है? आपका जो कंद होता है, कंद, ठीक है, वो किसका रूपांतरण होता है? कली का, तना का, जड़ का, संचायित जड़ का। देखो, अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? क्लास 11th में पढ़े होंगे तो वहां पर हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण। किसका? जड़ का। तो कंद किसका रूपांतरण होता है? तो कंद प्यारे बच्चों जड़ का रूपांतरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? काजू, ओ भाई ये तो ड्राई फ्रूट्स कहलाता है। यथार्थ, बैरी, नट, इन सभी नहीं भाई, वो कहलाता है नट। क्या कहलाता है? नट कहलाता है। ड्राई फ्रूट, सुपर फूड जो होते हैं ना वो नट कहलाते हैं बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? ठीक है, जो नेम्यूल्स का निर्माण होता है वो किसमें होता है? ठीक है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो बच्चे जो न्यूम्यूल्स होता है ना, न्यूम्यूल्स, उसका निर्माण होता है किसमें? वो होता है स्पंज में। किसमें होता है? स्पंज में। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? ठीक है, अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। अगुणित पूछ रहा है। अगुणित मतलब इनमें कौन सा भाग हैप्लॉइड होता है? यार बड़ा, देखो पता है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साफ साफ नहीं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, ठीक है, अगर आपके प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो यकीन मानो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, कौन सा भाग? अंडाशय क्या अगुणित होता है? नहीं। परागकोश अगुणित होता है? नहीं। उसमें पराग जो है पराग मात्र कोशिका होती है। ठीक है, पॉलन मदर सेल होती है। पराग, पराग आपका अगुणित होता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स वहां से निकलते हैं ना, जो पॉलन निकलते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स जिसको परागकण बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित यानी कि वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ठीक है, इनमें किसको बंगाल का आतंक? ठीक है, बंगाल में ये पौधा एक आया था, घुस आया था,
वहां का सब पूरा पनिया ही सुखा डाला था। ठीक है, इसलिए इसको बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रायोफिल्लम को, जलकुंभी को, अगेयो को, केला को। भाई केला को तो नहीं माना जाता है, केला इतना प्यारा फल होता है कि सब लोग उसे प्यार से खाते हैं। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चे, जो जलकुंभी है ना, ठीक है, वाटर हायसिंथे है ना, तो इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का आतंक। बंगाल में इसे लाया गया था, बाहर से इसको लाया गया विदेश से, बड़ा खूबसूरत लगता था। ठीक है, उसको लाया गया। अब भाई साहब ये कम समय में इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला, पूरा पानी ही सुखा दिया वहां पे। ठीक है, इसीलिए इसको आज भी बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठीक है, इन सभी में जलकुंभी, हाइड्रेला, कमल और धान ठहरे हुए पानी में, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, मान लेते हैं तालाब। ठीक है, क्या मान लेते हैं? पॉन्ड आपका है, तालाब। ये क्या है? ये बच्चे आपका पॉन्ड है ना, पॉन्ड, जिसको बोलते हैं तालाब। ठीक है, तो ठहरे हुए पानी में, ये पानी क्या है? इसके अंदर जो वाटर है, ठीक है, वो कैसा है? वो रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, इसके अंदर जो वाटर है वो ठहरा हुआ, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ठहरे हुए पानी में, इस वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन है, O2 है, उस ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है? ठीक है, तो ठहरे हुए इस पानी से जो ऑक्सीजन खींचता है ना, यही खींचता है कौन? इसके अंदर जलकुंभी आता है। ठीक है, ये देखो जलकुंभी, और यही जलकुंभी क्या करता है? तो यही जलकुंभी ठहरे हुए पानी से वाटर को, सॉरी, ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, अगर देखो, अगर इस वाटर में ऑक्सीजन था, O2 था, ठीक है, और यहां पर क्या थे? यहां पर जलीय जीव भी थे। तो अगर इनसे ध्यान से सुनना, अगर इनसे ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसने ऑक्सीजन को खींच लिया, तो जलीय जीव तो तड़प के मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलीय जीव तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। यही होता है ना भैया, जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है, डन। तो ये थे आपके क्वेश्चन कितने? 39। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इन 39 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे। ठीक है, और आप सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।